हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम छोटू शॉर्ट करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। इस पूरे चैप्टर को हम 15 मिनट में पढ़ने का प्रयास करेंगे और ये एक चैप्टर का ओवरव्यू है कि क्या क्या इस चैप्टर में है। मतलब अच्छे से मतलब आपको क्लियर होने लगेगा यार। और अगर आप जेई नीट के स्टूडेंट हैं प्रिपेयर करने एग्जाम्स के लिए तो आप धैर्य अकेडमी चैनल है हमारा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। और इस लेक्चर की पीडीएफ मतलब अच्छे वाले नोट्स हम लोगों ने यूज़ किए हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे जो कि है भारत पंचाल सर के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं? दोज केमिकल सब्सटेंस विच फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ, जो लाइफ का बेस तैयार करते हैं, है ना। हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए हमें रेगुलर कुछ कंपाउंड्स की जरूरत पड़ती है, उन्हें ही हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन, प्रोटीन्स, है ना, ये सब क्या हैं? ये सब बायोमोलिक्यूल्स ही हैं। दे बिल्ड अप लिविंग सिस्टम एज वेल एज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रोथ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। अब देखो, पुराने ज़माने में इसकी जो डेफिनेशन होती थी वो होती थी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, बट ये डेफिनेशन इतनी अप्रोप्रिएट नहीं थी। आजकल इसकी डेफिनेशन क्या है? दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। देखिए ये क्या होते हैं, मैं आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ग्लूकोज कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, CH2OH और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CHOH4। तो इसमें बहुत सारे OH हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है। तो यही बोला गया है दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि बहुत सारे कायरल कार्बन होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी बहुत सारे OH होंगे, एल्डिहाइड या फिर कीटोन या फिर ऐसे कंपाउंड जिनमें आपको दिखाई नहीं देगा कि एल्डिहाइड है कीटोन है, बट जब आप उनकी हाइड्रोलिसिस करोगे ना तो आपको एल्डिहाइड कीटोन्स दिखाई देने लगेगा, उन्हें आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हो। कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम सैकेराइड्स भी होता है। तो यहाँ पर आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। पानी डाल के अगर तोड़ने का प्रयास करोगे तो मोनोसैकेराइड, मोनो का मतलब होता है वन, अब सिंगल को क्या ही तोड़ोगे भाई। ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसके बाद होते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो वर्ड का मीनिंग होता है फ्यू, जो 2 से 10 मॉलिक्यूल देते हैं ऑन ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। और इसके बाद हमारे पास होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? जो गिव 100 to 3000 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड। पॉली का मतलब होता है मैनी। तो इसके बाद क्लासिफिकेशन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो कुछ होते हैं रिड्यूसिंग, जो रिड्यूस कर सकते हैं टोलेंस रिएजेंट को, फैलिंग सॉल्यूशन को। और कौन रिड्यूस कर पाएंगे? जिसके पास भी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप हो, फ्री कीटोनिक ग्रुप हो। एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, माल्टोज, गैलेक्टोज नहीं लैक्टोज, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग क्या होगा? विच कांट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट फैलिंग सॉल्यूशन। टोलेंस रिएजेंट फैलिंग सॉल्यूशन क्या होते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अगर कोई इनको रिड्यूस कर सके तो वो रिड्यूसिंग है, अगर नहीं कर सके तो नॉन रिड्यूसिंग है। नॉन रिड्यूसिंग जो उनको रिड्यूस नहीं कर सकता, अब उनके पास फ्री एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप नहीं होगा। एग्जांपल है डाइसैकेराइड में सिर्फ एक होता है सुक्रोज, बाकी सब पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। उसके बाद स्टार्च है। स्टार्च कहाँ पर स्टोर होता है भैया? इन प्लांट्स। ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर होता है? इन एनिमल्स। सेल्यूलोज कहाँ पर स्टोर होता है? सेल वॉल्स ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स। आगे मूव करते हैं। आप इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन इस बेस पे भी कर सकते हो, फंक्शनल ग्रुप के बेस पे। जैसे एल्डोज, जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप हो, जैसे ग्लूकोज एक एल्डोज है। कीटोज, जैसे कि कीटोज किसे कहेंगे? जिसके पास कीटोनिक ग्रुप हो। जैसे फ्रुक्टोज एक कीटोज है, उसके पास कीटोनिक ग्रुप होता है। अच्छा, डाइसैकेराइड्स कौन से होते हैं? विच गिव्स टू मोनोसैकेराइड। अब कुछ एग्जांपल है, जैसे सुक्रोज। सुक्रोज किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज से, फ्रुक्टोज से। माल्टोज किससे मिलकर बना? ग्लूकोज से, ग्लूकोज से। लैक्टोज किससे मिलकर बना? ग्लूकोज से एंड गैलेक्टोज से। इसकी जो लिंकिंग होती है ग्लूकोज फ्रुक्टोज की, कार्बन 1 कार्बन 2 की होती है। इसकी जो लिंकिंग होती है कार्बन 1 कार्बन 4 की होती है, और इसकी जो लिंकिंग होती है कार्बन 4 कार्बन 1 की होती है। उसके बाद सुक्रोज। सुक्रोज को मैंने बता दिया कि एक नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है, जिसका कार्बन 1 अल्फा ग्लूकोज वाला, कार्बन 2 बीटा फ्रुक्टोज वाला आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है? जैसे कि ये हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, ये हमारे पास फ्रुक्टोज है। जब ये आपस में लिंक करेंगे ना तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा, और यहाँ पर इनके बीच में एक इथरल लिंकेज होगी, ठीक है। ऑक्सीजन से ये दोनों जुड़े होंगे मोनोसैकेराइड। इस लिंकेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अच्छा, जब आप सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करवाते हो ना, सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का होता है, बट इसका मिक्सचर जो होता है वो लेवो रोटेटरी नेचर का बन जाता है। सुक्रोज डेक्स्ट्रो का है, पानी डालने के बाद लेवो रोटेटरी मिक्सचर देता है, तो उसको हम लोग इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। आगे मूव करो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई ब्रोमीन वाटर के साथ। ब्रोमीन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो सिर्फ एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो सिर्फ एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर सकता है।
तो CHO की ऑक्सीडेशन की COOH बन गया, इसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ये रिएक्शन क्या प्रूव करती है? प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। हर एक रिएक्शन कुछ प्रूव करती है, ये पूछा जाता है। जैसे आपने इसकी रिएक्शन कराई HI के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सारे ऑक्सीजन को हटा देगा, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देगा, एनहेक्सिन। तो ये बताएगा कि इधर 6 कार्बन है, कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन इन स्ट्रेट चेन। इसके बाद आप इसके HNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो HNO3 सेकेंडरी अल्कोहल पे फर्क नहीं डालेगा, बाकी एल्डिहाइड को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा और अल्कोहल को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, इसे बोलते हैं सैकरिक एसिड। HCN के साथ आप लोगों ने रिएक्शन कराई तो H जाएगा ऑक्सीजन के पास, CN जाएगा इस कार्बन के पास, तो ये क्या बन गया भैया? ये हमारे पास बन चुका है साइनोहाइड्रिन। ये रिएक्शन क्या शो करती है? प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। एल्डिहाइड के टोन से मैंने करवाई है ये रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसिडिक एनहाइड्रेट है, तो ये क्या करेगा? ये पोर्शन यहाँ से इन H को निकाल लेगा और ये क्या बन जाएगा? CH3 C डबल O H, बाकी सारा पोर्शन इस पे जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। आगे मूव करते हैं स्टार्च। स्टार्च क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है जो कि किससे मिलकर बनता है? ग्लूकोज से, ठीक है। इसके पास 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है अमाइलोज, एक होता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है उसमें 15 से 20% होता है, मतलब स्टार्च का 15 से 20% पोर्शन जो है अमाइलोज होता है। अमाइलोपेक्टिन 80 to 85% होता है। ये छोटू है तो इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ये बड़कू है इसका ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। जो छोटू है ये वाटर सोल्यूबल होता है, पानी में घुल जाता है, और जो बड़कू है क्योंकि ब्रांच है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ये वाटर इनसोल्यूबल होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बेटा जी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए जैसे अल्फा अमीनो एसिड आप किसे कहोगे? जैसे कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसके एक तरफ अमीनो ग्रुप लगा होगा, एक तरफ एसिड ग्रुप लगा होगा, यहाँ पर H होगा और यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर H लगा दिया तो इसे बोलते हैं ग्लाइसिन। टोटल 20 अल्फा अमीनो एसिड है, 20 अल्फा अमीनो एसिड में से सिर्फ एक है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो ग्लाइसिन है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे पता चलेगा? जो अकायरल नेचर का हो, जिसमें कार्बन ने सेम एटम से बॉन्ड बना रखे हैं, और देखो इसने सेम एटम से बॉन्ड बना रखे हैं। अच्छा, अगर यही बॉन्ड ये CH3 से बना लेगा तो इसे बोल देंगे एलानिन। अब देखो अगर आप इस कार्बन को नोटिस करो तो इस कार्बन ने सारे बॉन्ड जो है वो अलग अलग ग्रुप के साथ बना रखे हैं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ठीक है। प्रोटीन्स को तोड़ते हैं तो पेप्टाइड में टूटते हैं, पेप्टाइड को तोड़ते हैं तो वो अल्फा अमीनो एसिड, ये अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अब जैसे आपने कुछ अल्फा अमीनो एसिड ले लिए, जैसे ये C, COOH, इधर है NH2, इधर H, सेम ग्रुप इधर भी हो गया CH, COOH, और इधर है NH2, तो इसका OH और इसका H बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो H2 बाहर निकल गया, और जब वाटर बाहर निकलेगा तो यहाँ पे एक CONH लिंकेज बनेगी, और CONH लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक बेसिक नेचर। जैसे न्यूट्रल अमीनो एसिड है, न्यूट्रल अमीनो एसिड किसे कहेंगे? जिसमें NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप बराबर हो। बेसिक अमीनो एसिड किसे कहेंगे? जहाँ पर NH2 ग्रुप ज़्यादा हो जाए। एसिडिक अमीनो एसिड किसे कहेंगे? जहाँ पर COOH ग्रुप ज़्यादा हो जाए। इसके अलावा हमारे पास उनकी नीड के ऊपर भी होता है, जैसे असेंशियल अमीनो एसिड जो हमारे लिए जरूरी हैं, और जरूरी कौन से हैं? विच कांट बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, जिनको हमारी बॉडी नहीं बना सकती, तो मस्ट बी सप्लाइड थ्रू डाइट। एग्जांपल है वेलिन। अब नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से बना सकती है? कैन बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। एग्जांपल है ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, इनको हमारी बॉडी खुद से बना सकती है, तो बाहर से जरूरत नहीं है इनकी। इसके बाद है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन जिनका लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन जिनका स्फेरोइडल टाइप स्ट्रक्चर होता है, लीनियर थ्रेड लाइक कुछ ऐसे, और उनका गोलू मोलू सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल बात करें फाइब्रस का, कीरेटिन, मायोजिन। ग्लोबुलर का इंसुलिन, एल्ब्यूमिन। इसके बाद प्रोटीन्स को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, और 4 तरह के स्ट्रक्चर एक जनरेशन बेस है। जैसे 1G 2G 3G 4G नेट होता है ना, कि 1G सबसे स्लो होगा, 2G थोड़ा एडवांस हुआ होगा, 3G और एडवांस हुआ होगा। तो ऐसी प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड डिस्कस करते हैं, और कुछ नहीं है, अमीनो एसिड आराम से जुड़े होते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता जनरली। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें शेप होती है कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर बीटा प्लीटेड ऐसे होगा, गलत बना दिया, ऐसे प्लेटेड शीट कुछ ऐसे होती हैं, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद टर्सरी होता है, जिसमें फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, और क्वार्टरनरी में स्पेशल, ये एक 3D टाइप से होता है, ऐसे ऐसे बड़ा होस फोस सा स्ट्रक्चर हो जाता है,
ये वाला। एक होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जो भी प्रोटीन की नेचुरल फॉर्म है उसको आप डिस्टर्ब कर दीजिए, है ना, तो उसी को हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। और ये कैसे हो सकता है, आप उसका पीएच चेंज कर दो, आप उसका टेम्परेचर चेंज कर दो। जैसे अंडे है, अंडे को उबाल देंगे तो भैया उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट रहता है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी जो है खत्म हो जाती हैं। प्रोटीन लूज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ड्यू टू पीएच चेंज और टेम्परेचर चेंज, या फिर सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड वाइल प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। एग्जांपल की बात करें, बॉइलिंग ऑफ एग्स, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, इस तरह से बोल सकते हैं। इसके बाद एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा, दीज आर बायो कैटलिस्ट विच आर यूज टू कैटलाइज बायोकेमिकल एक्शन। जैसे बाहर है, बाहर बहुत सारे रिएक्शंस के लिए कैटलिस्ट होते हैं, है ना, आपने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह पर हम लोग कैटलिस्ट डालते हैं सो दैट कि हम रिएक्शंस को स्पीड अप कर सके। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए हम लोग एंजाइम्स का यूज करते हैं। उसके बाद है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स क्या होते हैं, जिनकी हमारी बॉडी को रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है। स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल। विटामिन के साथ दिक्कत क्या है कि अगर इनकी कमी होगी तो भी बीमार हो जाओगे, और इनकी एक्सेस होगी तो भी बीमार हो जाओगे। इनकी कमी से जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीज, और इनकी एक्सेस से जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस। ठीक है। अच्छा, विटामिन ए की कमी से जेरोथैल्मिया होता है, आई से रिलेटेड बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, थोड़ा ब्लड से रिलेटेड बीमारी होती है। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी, वो जो मसूड़ों से खून आने लग जाता है, मतलब दांतों से रिलेटेड जो बीमारी होंगी। विटामिन डी की वजह से रिकेट्स, जो बोन्स है बहुत सॉफ्ट होने लगती हैं। सॉफ्ट नहीं मतलब आपने देखा बैंड हो जाती हैं बोन्स, है ना। और भाई प्लीज़ विटामिन डी जरूर लिया करो यार, है ना। बहुत आजकल तो चलो सर्दी है, बट जब भी हो तो विटामिन डी की जरूरत है। पहले मैं बहुत मजाक उड़ाता था, बट अभी पता चल गया कि जरूरी है ना। जॉइंट्स में पेन होने लगता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन ई मस्कुलर वीकनेस या फिर स्मार्टनेस वाला विटामिन बोला जाता है इसको। विटामिन एच, हेयर लॉस हो जाता है। अच्छा, विटामिन एच की जरूरत पड़ती है जिनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग का टाइम इंक्रीज कर देता है। विटामिन B12 पर्निसियस एनीमिया, एनीमिया वो ब्लड वाली बात है। विटामिन बी सी जो होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं। विटामिन ए डी ई के जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं। जो बी सी है, सिंस वो वाटर सोल्यूबल है तो एक्सक्रीट करते हैं यूरिन के थ्रू, बाथरूम के थ्रू बाहर निकलते रहते हैं, तो बॉडी में कमी इनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इनकी बहुत रेगुलर सप्लाई की जरूरत होती है। ये तो फिर भी फैट सोल्यूबल है, फैट के रूप में स्टोर हो जाते हैं, फैट में स्टोर हो जाते हैं, तो इतनी रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं होती, इनकी बहुत रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का दूसरा नाम होता है पोलीन्यूक्लियोटाइड, है ना। ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। अब एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप, एक शुगर और एक बेस। शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, बेस। बेस में क्या क्या हो सकता है, AGCTU। अच्छा, एक न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड तो हो गया। एक न्यूक्लियोसाइड होता है जिसमें शुगर और बेस होता है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। अगर शुगर और बेस के साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया तो न्यूक्लियोटाइड, और शुगर और बेस है तो न्यूक्लियोसाइड। अच्छा, फुल फॉर्म है A एडेनिन, G गुआनिन, C साइटोसिन, T थाइमाइन, ये कॉमन है, ये पूरा जोड़ा कॉमन है डीएनए में। और यूरासिल आपको देखने को मिलता है आरएनए में। कई बार क्वेश्चन आता है कि डीएनए में क्या नहीं होगा, यूरासिल नहीं होगा, आरएनए में क्या नहीं होगा, थाइमाइन नहीं होगा। क्लियर है। बाकी दोनों में कॉमन क्या है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन। न्यूक्लिक एसिड बता दिया है मैंने। उसके बाद है डिफरेंस। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए के अंदर मेन जो डिफरेंस है वो शुगर की वजह से है, इनका नाम, इसका नाम होता है डिऑक्सीराइबोज, इसकी शुगर का नाम होता है राइबोज। इसके अंदर जो बेस है डीएनए के अंदर वो आपको देखने को मिलता है AGCT, इसके अंदर जो बेस है वो है AGCU। इसका स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होता है, दो शक्तिमान घूमते हैं इसके भाई डीएनए के ना, ऐसे शक्तिमान ऐसे घूमेंगे। आरएनए का एक ही शक्तिमान घूमता है, आरएनए हैव सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डीएनए के अंदर बढ़िया प्रॉपर्टी है, कैन रेप्लिकेट, मतलब इनकी संख्या बड़ी स्पीड में बढ़ती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे, ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते। ठीक है। डीएनए का मेन काम क्या है, दे ट्रांसफर हेरिडिटी इफेक्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। हमारी जो शक्लो सूरत है, रंग रूप है, वो हमारे पेरेंट्स से मिलता जुलता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डीएनए। और आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, और इसका जो मैसेज होता है वो डीएनए ही भेजता है कि भाई हमें वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आ रही है, वो बना, ऐसा कुछ रहता है। बस यही है यार, बाकी दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक धैर्य अकेडमी के नाम से चैनल है उसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद।